नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में शब्दकोश के क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाषा सज्जता की ऐसी ही एक प्रवृत्ति यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे तो आप सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय इन सारी बातों से परिचित हो चुके हैं, लेकिन पुनरावर्तन के जरिए हम उन्हीं बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इन सारी भाषा की बातों को समझ सके। आइए लिंग परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर आपको शब्द दिखा रहा हूँ। अब तो आप तुरंत इस शब्द को देखकर इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास हमने किया है ना। तो अब तो आप मेरे साथ शब्द पढ़ते जाइए और उत्तर भी देते जाइए। युवक, और उसका स्त्रीलिंग होगा, हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, युवती, है ना। और जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कई सारे वाक्य हम बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं युवक हूं, वह युवक खड़ा है, वहां पर युवक जा रहा है, यानी कि कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको युवक से जुड़ा हुआ एक वाक्य दिखाता हूं कि भाई वहां एक युवक खड़ा है ना। जब युवक की बात करते हैं तो इसी प्रकार से वाक्य में बोलना या लिखना पड़ता है कि भाई युवक का युवती, तो युवती से जुड़ा हुआ वाक्य क्या होगा, वहां एक युवती खड़ी है ना। खड़ा है और खड़ी है, यानी कि पूरे वाक्य में भी किस प्रकार के बदलाव होते हैं ये भी हमें यहाँ पर समझना है। इन उदाहरणों के जरिए हम उसी बात को और ज्यादा गहराई से समझने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंडित, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हाँ पंडिताइन। और वाक्य भी सोचिए जरा, कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं पंडित शब्द का प्रयोग करके। मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखा रहा हूँ, पंडित पूजा कर रहे हैं। अब सोचिए कि भाई पंडित की जगह पर अगर मैं पंडिताइन शब्द रख देता हूं तो क्या बाकी का वाक्य वही का वही चलेगा? नहीं चल सकता। तो वाक्य में कौन से बदलाव आएंगे, जरा सोचकर वाक्य बताइए। हाँ, पंडिताइन पूजा कर रही है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। छात्र, तो अब स्त्रीलिंग तो आपको पता ही है, हाँ छात्रा। और इनसे जुड़े हुए कई सारे वाक्य, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई मैं छात्र हूं, है ना। छात्र किताब पढ़ रहा है, छात्र स्कूल जा रहा है। कई सारे वाक्य इस शब्द से जुड़े हुए। और जब छात्र का छात्रा हो जाता है स्त्रीलिंग, तब छात्रा से भी इसी प्रकार से वाक्य आप बना सकते हैं। लेकिन जब छात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूरे वाक्य में भी बदलाव आ जाते हैं। आइए इस उदाहरण से देखते हैं। छात्र स्कूल जा रहा है, और जब छात्र का छात्रा कर देते हैं तो हाँ छात्रा स्कूल जा रही है ना। तो ऐसे अभ्यास आपको खुद को भी करने हैं। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हाँ अध्यापिका। अब इन दो शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पर अध्यापक वाला वाक्य आपको दिखा रहा हूं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अब अध्यापिका से जुड़ा हुआ वाक्य जरा आपको बोलना है, अध्यापिका पढ़ा रही है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। मोर, तो हाँ मोरनी। अब वाक्य बनाइए जरा, जैसे कि मोर नाच रहा है तो मोरनी नाच रही है। इसी प्रकार से सेठ, तो सेठानी। और उसका वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रखा है कि भाई अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मैंने पहले स्त्रीलिंग वाला वाक्य आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि भाई सेठानी दुकान पर बैठी है। तो अब पुल्लिंग वाला वाक्य किस प्रकार से होगा, हाँ सेठ दुकान पर बैठे हैं, है ना। तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। आइए कुछ और शब्द भी इसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कि मटका, तो मटकी। रस्सा, तो रस्सी। सखा, तो सखी। माली, तो मालिन। लेखक, लेखिका। देवर, देवरानी। श्रीमान, श्रीमती। नेता, तो नेता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको लगा होगा कि भाई हम तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को फिर से दोहराने का आशय यह था कि जब भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं
तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से सही तरीके से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आइए, इसी प्रकार से आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन उनका भी एक छोटा सा अभ्यास यहाँ पर देख लेते हैं। आपको इन शब्दांशों को पढ़ना है और सोचना है कि ये उपसर्ग है कि प्रत्यय है। हाँ, ये उपसर्ग है और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं और हमें एक नया शब्द देते हैं, और वह शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विशेषण भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, है ना, और समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन उपसर्ग का उपयोग हम शब्द के आगे उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए करते हैं। तो आइए, अब इन उपसर्गों को जोड़कर आपको यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि एक शब्द है भिन्न। अब आपको ये सोचना है कि ऊपर जो सूची दी गई है, जैसे कि वि, प्र, अ, दुर, अद, निर और गैर, इनमें से भिन्न के आगे अब कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक से ज्यादा भी उपसर्ग इस शब्द के आगे जुड़ सकते हैं, तो आप ये भी आपको सोचना है। हाँ, अ भी जुड़ सकता है और इसके अलावा वी भी जुड़ सकता है, जैसे कि विभिन्न। अ जोड़ेंगे तो शब्द मिलेगा अभिन्न, है ना। तो यहाँ पर शब्द एक है, लेकिन अ और वी दोनों उपसर्ग ऐसे हैं जो इस शब्द के आगे जुड़ सकते हैं और हमें दो नए शब्द देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि भाई इस प्रकार से कौन कौन से उपसर्ग को शब्दों के आगे जोड़ा जा सकता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए, शब्द है पका। अब इसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा और इसका इस शब्द का अर्थ क्या है, यह भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही रूप से उपसर्ग को जोड़ सकते हैं, है ना। तो वैसे तो आप खाना पकाकर खाते हैं, लेकिन जब खाना नहीं पकता तो उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, और वह शब्द कौन सा है जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। हाँ, कौन सा है, अध पका। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा, अध और पका, है ना। पका यानी कि पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन, और अध पका जो कच्चा रह जाता है उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अध पका। तो ये दोनों विलोम शब्द हुए कि नहीं हुए। तो ही शब्द ऐसे ही उपसर्ग को जोड़कर हमें जो नए शब्द मिलते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आइए अगला शब्द भी देखते हैं, योग। अब भी आपको यह सोचना है कि भाई योग के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, वी जुड़ेगा, प्र जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, या इसके अलावा जो गैर, निर, अद, तुर, इनमें से कौन सा जुड़ने वाला है। कि भाई प्रयोग हो सकता है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर वियोग रखा है, तो क्या सही है। हाँ, दोनों सही है। योग के आगे प्र भी जुड़ सकता है और योग के आगे वी भी जुड़ सकता है, तो हमें यहाँ पर दो शब्द मिलते हैं। वियोग भी सही है और प्रयोग भी सही है, और हर एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है ना। तो आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं, गम। अब भी आपको सोचना है, यह भी शब्द इसी प्रकार का है कि इसके भी आगे ऊपर में से दो उपसर्ग जुड़ सकते हैं, लेकिन वह कौन से हैं ये आपको सोचना है। तो देखिए, दुर्गम, है ना। यहाँ पर आप शायद ऐसा भी सोचेंगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है दुर और यहाँ तो सिर्फ दू है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमें ग के ऊपर एक मात्रा दिखाई देती है वह र है। आप बोलकर देख लीजिए, दुर्गम, है ना। तो यहाँ पर र है, लेकिन कैसा है, आधा है, इसलिए तो वहां पर भी हलंत है। तो इस बात को भी हमें समझनी है कि जब शब्द नया बनता है, यानी कि शब्द के आगे ये उपसर्ग जुड़ता है, तब हम इस प्रकार से शब्द को लिखते हैं। और गम के आगे क्या ऊपर में से कोई और उपसर्ग जुड़ेगा, हाँ, निर्गम, ऐसा भी हम शब्द बना सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, देश। हाँ, अब तो आपका उत्तर सही है और तैयार भी है कि भाई प्रदेश, और इसके अलावा देश तो विदेश, है ना। प्रदेश कहते हैं तब अर्थ बदल जाता है, विदेश कहते हैं तब भी अर्थ बदल जाता है। तो यह उपसर्ग की विशेषता है कि शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। तो हमें यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझनी है। आइए इसी प्रकार से प्रत्यय से जुड़ा हुआ एक अभ्यास देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 प्रत्यय रखे हैं, ई,
ता, इक और तक, और इन प्रत्ययों का उपयोग करना है आपको और नए शब्द भी बनाने हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? हाँ, शब्द के पीछे। जिस प्रकार से हमने उपसर्ग के बारे में देखा कि शब्द के आगे जुड़ेंगे और हमें नया शब्द देंगे, इसी प्रकार से प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इनके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है विदेश। देखिए, हमने उपसर्ग में इसी शब्द का प्रयोग किया था और हमें दो शब्द, नए शब्द मिले थे, प्रदेश और विदेश। देखिए, इसी शब्द का हमने उपसर्ग में प्रयोग किया था और देश का हमें विदेश शब्द मिला था, लेकिन अब तो ये विदेश शब्द है। और उसके पीछे आपको जो प्रत्यय दिए गए हैं उनमें से किसी एक प्रत्यय का उपयोग करना है और नया शब्द बनाना है। तो कौन सा बनेगा? हाँ, विदेशी। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर ये कौन सा प्रत्यय जुड़ा? तो ये ई जुड़ा है ना। विदेश का क्या हो गया? विदेशी। तो हम जब बोलते हैं तब भी हमें पता चलता है कि भाई पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ई जुड़ता है। तो ये तो हम लिंग परिवर्तन के जो नियम है उसमें भी इस बात को अच्छी तरह से समझे हैं कि भाई कई सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चंचल, तो चंचलता। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि भाई कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ता। इसी प्रकार से प्रकृति। अब सोचना है आपको कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? हाँ, प्राकृतिक। तो अब कौन सा प्रत्यय जुड़ा? इक, है ना। इस बात को आप शब्द को बोलकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई प्रकृति, प्राकृतिक, इक अंत में बोला जाता है और इस बात को हम अच्छी तरह से समझे हैं। हंस, तब हाँ, हंसी, है ना। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ ये अभ्यास भी देखा और आपको लगेगा कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास तो हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? तो विद्यार्थी मित्रों, इसकी आवश्यकता यह है कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए, यानी कि भाषा का अच्छी तरह से प्रत्यायन करने के लिए हमारे पास शब्द ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि हमारी शब्द समृद्धि अच्छी होनी चाहिए। और उपसर्ग और प्रत्यय के जरिए हम कई नए सारे शब्द बना सकते हैं और जितनी ज़्यादा समझ हमारी बनती जाएगी उसी प्रकार से हमारी जो शब्द समृद्धि है वह भी बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा शब्द समृद्धि है हम उतना ही अच्छा भाषा में प्रत्यायन कर सकेंगे। यानी कि अच्छा प्रत्यायन अगर हमें करना है तो हमारे पास शब्द ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और इसलिए आपको ऐसे अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप खुद अब इसी प्रकार से लिंग परिवर्तन के हो, उपसर्ग के हो, प्रत्यय के हो या भाषा से जुड़े हुए कोई भी अभ्यास हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और अपनी भाषा को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।